नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अभी दिवाली की छुट्टियों में अक्टूबर के महीने में हम लोग करीब 10 दिन की रोड ट्रिप पर गए थे कर्नाटका और गोवा की। उस रोड ट्रिप की वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और लोगों की डिमांड रहती है ना कि हर बड़ी ट्रिप के बाद मैं एक बार पूरा खर्चा बता दूं और पूरा जो एक्सपीरियंस है ना वो सम अप कर दूं। तो आज की वीडियो में उसी की बात करेंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं। तो जी पीछे आप ये जो कार देख रहे हैं हुंडई की क्रेटा, इसी कार से हम लोगों ने करीब 9 रात और 10 दिनों की रोड ट्रिप की कर्नाटका और गोवा की दिवाली की छुट्टियों में। सबसे पहले मैं अपना रूट और जो रोड कंडीशन है वो बता देता हूँ। पहले दिन हम लोग दोपहर में निकले थे राजकोट से नॉन स्टॉप हम्पी के लिए। उसके लिए हम लोग यहाँ से सूरत गए, सूरत से बाईपास होकर के धुले और फिर वहाँ से संभाजी नगर होते हुए हम्पी। अब इस सेक्शन में ना जो सूरत धुले वाला पार्ट है ना वो रोड पूरा ख़राब है। खास करके जो महाराष्ट्र सेक्शन है ना वो पूरा टूटा फूटा हुआ है, वो रोड फिलहाल जाने लायक नहीं है। गुजरात वाला जो सेक्शन है ना सूरत से लेकर धुले के बीच में वो फिर भी ठीक ठाक है। तो उस रोड को फिलहाल तो अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। तो अगर आप अहमदाबाद राजकोट से धुले की तरफ जा रहे हैं तो बेटर होगा कि बड़ौदा से आप जो है ना एक गूगल दूसरा रूट सजेस्ट करता है, उससे होते हुए डायरेक्ट धुले निकले। एक बार आप धुले पहुंच जाएंगे ना फिर धुले के बाद हाईवे जो है ना बहुत बढ़िया कंडीशन में मिलता है और महाराष्ट्र सेक्शन भी अच्छा है और कर्नाटका सेक्शन में भी हम्पी तक हमें रोड बहुत अच्छी कंडीशन में मिला। फिर जी हम्पी में घूमने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए मैसूरू। वो जो रोड ट्रिप रही ना हम्पी से लेके मैसूरू तक, वो मेरा इस रोड ट्रिप का सबसे फेवरेट रोड ट्रिप था। पूरा दिन हम लोग ट्रैवल किए थे, करीब 9 घंटे की ड्राइव थी और हाईवे की कंडीशन कर्नाटका में बहुत अच्छी मिली। सबसे बढ़िया था ना कि वेदर बड़ा अच्छा था, मौसम साफ़ था और आसमान का कलर, स्काई का कलर तो भाई साहब देखने लायक था। पोल्यूशन एकदम ना के बराबर हमें उधर महसूस हो रहा था। फिर मैसूर में एक दिन स्टे के बाद हम लोग मडिकेरी गए। वो रोड की कंडीशन एवरेज सी है, 2 लेन हाईवे है अनडिवाइडेड और रोड जो है ना उस पर ट्रैफिक ज़्यादा है और बीच बीच में कंडीशंस थोड़ी ख़राब है, फिर भी ठीक है। मैसूरू से लेकर मडिकेरी तक की ड्राइव में आपको थोड़ा बहुत हिली टेरेन देखने को मिलता है, बट वो उत्तराखंड और हिमाचल जैसा आपको ना पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी वो ड्राइव करने में मज़ा तो आता है। फिर मडिकेरी से हम लोग निकले जी आगे मैंगलोर और फिर उडुपी होते हुए गोवा आने के लिए। अगेन मैंगलोर तक रोड जो है 2 लेन था, बट वो रोड में ना बहुत अच्छा घाट सेक्शन आता है। खास करके जब आप मडिकेरी से निकलते हैं तो वो रोड ट्रिप हमने बहुत इन्जॉय किया मैंगलोर तक। फिर मैंगलोर के बाद रोड की कंडीशन तो ठीक ठाक थी, पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला नेशनल हाईवे 66 पर। उडुपी से पहले फिर ट्रैफिक कम हो गया और फिर वो जो उडुपी से सेक्शन था ना कारवार तक वाला, ओ माय गॉड क्या सीनिक सेक्शन था, बहुत मज़ा आ रहा था। हाईवे भी बहुत अच्छा था। NH 66 का मैक्सिमम पार्ट उधर जो है ना वो बन चुका है और अगेन वहाँ पर जो स्काई का कलर था ना वो मैंने वीडियो में भी दिखाया था, लाजवाब। फिर हम लोग उडुपी से मुर्देश्वर होते हुए गोवा आ गए, साउथ गोवा। फिर गोवा में 2-3 दिन का स्टे रहा। फिर गोवा से हम लोग राजकोट आ गए। अच्छा, गोवा से राजकोट वाले रोड ट्रिप में हमने क्या गलती की कि हमने ले लिया अम्बोली घाट वाला रूट, जो कि हमें पहले से पता था कि अम्बोली घाट वाला सेक्शन तो ठीक है, उसमें मज़ा आएगा। लेकिन एक बार निपटनी के बाद हम लोग NH 48 में जब कनेक्ट हुए तो वहाँ से लेके कराड़ तक जो है ना रोड पर एक्सपेंशन का काम चल रहा है। उसके वजह से हम लोग बहुत ट्रैफिक में फंस करके आए। एक बार आप कराड़ पार कर जाते हैं ना उसके बाद उधर सतारा के बाद एक्सपेंशन का काम नहीं हो रहा है तो रोड फिर ठीक मिला। तो फिलहाल अगर आप पुणे या मुंबई से गोवा आना या जाना चाहते हैं तो NH 66 जो है ना वो बेटर ऑप्शन है। उस रूट पर आपको सिर्फ मानगांव में थोड़ा बहुत जाम मिलेगा, बाकी वो हाईवे बहुत सीनिक भी है और उस पर ट्रैफिक भी कम मिलेगा, जाम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और लास्ट में मुंबई राजकोट सेक्शन की बात करें तो जो मुंबई से सूरत वाला हाईवे है ना उसमें जो महाराष्ट्र सेक्शन है ना उसकी हालत अभी ख़राब है। अभी अक्टूबर-नवंबर 2025 की बात हो रही है। उसमें 2-3 फ्लाईओवर पेंडिंग है, ज़्यादातर फ्लाईओवर का काम हो चुका है, बट वो रोड जो है ना महाराष्ट्र सेक्शन सीमेंटेड है तो उस पर जो राइड है ना वो थोड़ी बम्पी रहती है। फिर भी आज के डेट में वो हाईवे कितना भी ख़राब हो, दिन के समय उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है। हमें तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला और अहमदाबाद आने वालों के लिए, सूरत आने वालों के लिए मुंबई से फ़िलहाल वही रोड बेस्ट ऑप्शन है और कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। अच्छा, सूरत के पास पलसाना से हम लोगों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर लिया किम तक, फिर भरूच से फिर वापस हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर लिया। तो वो 2 सेक्शन जो है ना काफ़ी टाइम से चालू हो चुके हैं। बाकी इधर राजकोट के आसपास तो हाईवे की कंडीशन ठीक ही थी। अब आते हैं जी मुद्दे की बात पर जिसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहता है, टोटल खर्चा कितना हुआ इस 10 दिन की रोड ट्रिप में। तो मैं ब्रेकअप करके आपको बताता हूँ।
गाड़ी चली है जी इस रोड ट्रिप में करीब 4200 किलोमीटर, जिसमें हमने करीब 20,000 का डीजल लिया। मेरी जो कार है क्रेटा, ये डीजल बेस मॉडल है और इसका एवरेज जो है हाईवे पर आया है करीब 20 से 21 kmpl का डिसेंट एवरेज देती है। तो 20,000 के डीजल में 4200 किलोमीटर की रोड ट्रिप आराम से हो गई। किसी भी रोड ट्रिप में दूसरा सबसे बड़ा खर्चा आता है जी स्टे का, कि जहां आप रुकते हैं उसमें कितना खर्चा हुआ। तो जी स्टे का ऐसा है कि टोटल 9 नाइट्स के लिए हम लोग घर से बाहर रहे, 9 रातें हमारी बाहर कटी। इनमें से 2 रातें तो हमारी कार में ही गुजर गई ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, एक जाते समय और एक रिटर्न में मुंबई से राजकोट आते समय। बाकी 7 नाइट्स की बात करें तो एक नाइट, पहली नाइट हम लोग हाईवे पर रुके थे विजयपुरा और हम्पी के बीच में। वहाँ हमने एक होटल लिया था जो नॉर्मल सा हाईवे होटल था और वहाँ उस होटल का हमने 1900 पे किया था और डिसेंट रूम था, लेकिन कोई खास बढ़िया उसके बेड नहीं थे। दूसरा हमारा स्टे था हम्पी में जो एक होम स्टे था, और उस दिन चूंकि संडे था और बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राउड था तो होम स्टे हमें थोड़ा महंगा पड़ा था 2600 का। नॉर्मल डेज में वो 1600 का ही पड़ता। फिर जी तीसरा स्टे हमारा मैसूरू में था, जहां हमने एयरबीएनबी लिया था 2 BHK फ्लैट। वो फ्लैट बहुत अच्छा था और उसका हमने पे किया था जी 2900। उसके बाद अगला स्टे हमारा मडिकेरी में था, जो अगेन एक 2 BHK फ्लैट था ग्राउंड फ्लोर पे, और वो इस ट्रिप का सबसे अच्छा फ्लैट था, सबसे अच्छा स्टे था। उसका हमने पे किया था जी 3500। फिर मडिकेरी से हम लोग निकल गए और नॉन स्टॉप आ गए गोवा तक। गोवा में इंटर होते ही तलपोना बीच आता है। तलपोना बीच जो है ना वो कारवार के जस्ट बाद ही आता है। वहाँ पर हमने नाइट स्टे लिया था और वहाँ पर ऑफ़र में हमें एयरबीएनबी का एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल गया था मात्र 1800 में, 1800 में। अगले 2 दिन के स्टे हमारे गोवा में एक 1 BHK फ्लैट में था जो बहुत अच्छा था और उसमें वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ था, वो मैंने ब्लॉग में दिखाया भी। और उसका हमने पे किया था जी 2 नाइट्स का 4800। अगेन वो भी ऑफ़र में था, नॉर्मल डेज में वो 5800 का पड़ता। तो अगर टोटल अगर समअप कर दें तो ये जो टोटल 7 रातें हमारी गुजरी हैं, इसका टोटल खर्चा आया है जी 17,500, 17,500 फॉर 7 नाइट्स। तो अगर आप एवरेज निकाल के चले तो करीब 2,500 पर नाइट का एवरेज आया है। बाकी 10 दिन के लिए रोड्स पर हम लोग रहें, घर से बाहर रहें, तो खाने पीने का जो टोटल बिल आया हमारा वो करीब 12,000 का आया। कि जहाँ जहाँ हम लोग एयरबीएनबी में रुके हम लोगों ने कुकिंग की, तो कुकिंग करने से क्या होता है ना, कॉस्ट वैसे भी काफ़ी कम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से मसाले वगैरह लेकर भी गए थे। इसके अलावा 800 अबाउट जो है ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहे, छोटा मोटा कुछ खरीद लिया, कहीं पर पार्किंग वार्किंग लग गया तो वो सब। इन सब के बाद अब लास्ट जो है ना सब बड़ा खर्चा बचता है टोल का। तो टोल का हिसाब किताब ये है कि अब चूंकि एनुअल फास्टैग आ गया है ना, तो टोल का खर्चा बहुत कम हो गया है। हमने टोटल 40 क्रॉसिंग्स की टोल प्लाजा की, तो 40 × 15 हमारा 600 रुपये का टोल लगा जी एनुअल फास्टैग से। इसके अलावा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर अलग से टोल कटा फास्टैग अकाउंट से, क्योंकि वो NHAI का नहीं है, और एक कर्नाटका में कहीं स्टेट टोल कटा था। तो टोटल टोल का अगर समअप कर दिया जाए ना तो हमारे टोल में मात्र 1,000 रुपये खर्च हुए हैं। 4200 किलोमीटर पे 1,000 बहुत कम है। अगर एनुअल फास्टैग नहीं होता भाई साहब तो यही टोल कम से कम 5 से 6,000 होता। तो अगर सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया जाए तो ये जो टोटल खर्चा आता है ना जी, ये आता है 49,300, मतलब लेस देन 50,000। हमने ट्रिप जाने से पहले 55,000 का बजट बनाया था और उससे कम बजट में ही हमारी ये ट्रिप हो गई। अब अगर बात की जाए कार के परफॉर्मेंस की, तो कार मैं सर्विस करा के ले गया था। कार ऑलरेडी 70,000 किलोमीटर चल चुकी है और इस 4200 किलोमीटर की रोड ट्रिप में हमें कार की तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई। ब्रेक, क्लच, टायर सब सही हैं। टायर्स तो इनफैक्ट नए ही डले हुए हैं। माइलेज भी कार ने अच्छा दिया, कंफर्टेबल टू ड्राइव है ही। और मैं बार बार कहता भी हूँ, अगर आप रोड ट्रिप्स रेगुलर करना चाहते हैं और आप ईयरली आपकी गाड़ी जो है ना 20,000 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी, तो आज के दिन में भी डीजल कार इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हालांकि CNG भी है, इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक में अगेन आप चार्जिंग की वजह से बार बार 1-1 घंटे के लिए रुकना पड़ेगा। 400-500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज अभी आ नहीं रही है। और CNG हर जगह उतना अवेलेबल नहीं है जितना गुजरात में मैंने देखा है कि ईजिली अवेलेबल है। और CNG जहाँ अवेलेबल भी है वहाँ लाइन भी लंबी लंबी लगती है। तो आज के डेट में भी मेरा तो यही मानना है कि डीजल कार ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन प्रॉब्लम है अगेन कि इसमें रनिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसका कॉस्ट जो है ना, जो 2 लाख रुपए इनिशियल कॉस्ट एक्स्ट्रा देते हैं पेट्रोल के ऊपर, वो रिकवर कर पाएंगे।
कार की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है, टकाटक चल रही है, मस्त एवरेज दे रही है, कंफर्टेबल भी है और पूरा मज़ा आ रहा है जी इसको लेकर के लॉन्ग ट्रिप्स करने में। मेरी जहाँ तक बात है, मेरे को जो सारे जो एयरबीएनबी वाले स्टे थे वो बहुत अच्छे लगे। कर्नाटका का मौसम वगैरह बहुत साफ़, बहुत बढ़िया, नो पोल्यूशन, साफ़ सफाई बहुत अच्छी। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कर्नाटका हम लोग आगे भी जाएंगे और कर्नाटका से और नीचे भी जाएंगे, मतलब केरला, तमिलनाडु, उसको भी एक्सप्लोर करना है। तो ये अभी हमारा बस कर्नाटका का बस दर्शन करके ही हम लोग आ गए, लेकिन आगे के टाइम में हम लोग थोड़ा वहाँ पर और टाइम स्पेंड करेंगे। इस रोड ट्रिप के दौरान हमें रास्ते में बहुत सारे हमारे वेल विशर्स मिले, बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स मिले। उन सबका थैंक यू जो रास्ते में टाइम निकाल कर हम लोगों से मिलने आए। स्पेशली 2 लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा। एक राजकोट में हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं डॉक्टर संजय, जिन्होंने ट्रैवल के दौरान बाबू की तबीयत ख़राब हो गई तो अच्छी मदद की। उन्होंने फ़ोन पर ही हमें गाइड कर दिया कौन सी मेडिसिन वगैरह देनी है, तो उनका तो दिल से धन्यवाद। और जी दूसरा थैंक यू कहना चाहूँगा आदित्य भाई को। आदित्य भाई हम लोगों से मिले थे हम्पी जाते समय विजयपुरा में, और उन्होंने क्या ग्रैंड वेलकम किया हमारा कर्नाटका में, और जितने प्यार से मिले ना और जितना सम्मान उन्होंने दिया ना, दिल जीत लिया। स्टेट में जाते ही कोई अगर ऐसा वेलकम कर दे तो उस स्टेट के प्रति आपका नज़रिया वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है। वैसे भी कर्नाटका हम लोगों को बहुत पसंद आया, और अब इतना पसंद आया कि हम लोग सोच रहे हैं कि अब जब भी कोई लंबी छुट्टी आएगी हम लोग उसी तरफ जाएंगे, कर्नाटका जाएं या तमिलनाडु जाएं, साउथ जाएंगे। दिक्कत बस यही है कि जाने में ही 2-2.5 दिन लग जाते हैं, तो हमें छुट्टी भी कम से कम 6 से 8 दिन वाली चाहिए, और वो छुट्टियाँ साल में मात्र 2 बार ही आती हैं। इस रोड ट्रिप में कर्नाटका जाने को लेकर के हम लोग थोड़े से अप्रीहेंसिव थे, इसीलिए हम लोगों ने अपनी रोड ट्रिप में ना लास्ट के 2 दिन गोवा में रख दिए थे। हालांकि गोवा में ज़्यादा एंजॉय कर नहीं पाए कि बारिश की वजह से बीच पे उतना हम लोग मौज मस्ती कर नहीं पाए। और गोवा का क्या है कि गोवा तो जी दिल में बसता है, जब भी मौज मस्ती का मूड करेगा गोवा अपन यहाँ से निकल जाएंगे। गोवा की ट्रिप के लिए राजकोट से 4 से 5 दिन भी काफ़ी है हमारे लिए। तो इस रोड ट्रिप के बारे में हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस थे, जो भी खर्चे थे, वो हमने इस ब्लॉग में शेयर किया। आई होप कि आपको इस ब्लॉग से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप भी रोड ट्रिप कर सकते हैं। थोड़ी प्लानिंग चाहिए और कम खर्चे में भी रोड ट्रिप कर सकते हैं। आपको हमारे सीरीज़ से आइडिया लग गया होगा। बाकी एयरबीएनबी स्टे के बारे में कुछ पूछना हो या वैसे भी कोई क्वेरी हो रोड कंडीशन के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। रोड ट्रिप से आने के बाद अपन डेली लाइफ में बिजी हैं। अब अगली रोड ट्रिप जब होगी तब होगी। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। जल्द मिलूँगा किसी रेगुलर ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।